हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं राजीव। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 प्रश्नावली 4.3 द्विघात समीकरण से संबंधित ये एक्सरसाइज। और इसका प्रश्न एक क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण से संबंधित है। तो पहले हम उनके मूलों की प्रकृति जान लेते हैं, फार्मूले कुछ जो होते हैं उसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण किस रूप में हम लिखते हैं। तो जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरह की समीकरण हमारी क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। इसमें x की सबसे बड़ी घात क्या होगी? 2 होगी। तो यहाँ पर चर जो है वो एक ही है। यहाँ लिखेंगे जहाँ चर क्या है? x है। और अचर क्या है? a, b और c। मतलब ये a, ये b और c, ये अचर राशियाँ हैं, मतलब कोई गिनतियाँ होंगी इनकी जगह पर। तो इस तरह के समीकरण को द्विघात समीकरण हम कहते हैं। पहले x की घात 2 हो, फिर x आ जाए, x की घात 1 हो जाए, फिर सिर्फ और सिर्फ अचर राशि हमारी बचे, तो ये द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण के लिए x की घात 2 का होना अत्यंत आवश्यक है। अब इनके मूलों की प्रकृति की बात करते हैं। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। देखिए नाम ही है द्विघात समीकरण, तो इसके मूल भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो यहां लिखते हैं द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। 2 मूल होते हैं। और अगर हम इनको मानना चाहें तो अल्फा और बीटा मान सकते हैं। तो लिखते हैं माना ये मूल अल्फा और बीटा हैं। अल्फा और बीटा हैं। तो देखिए मूलों का योगफल हमारा फार्मूला एक होता है, सूत्र मूलों का योगफल। तो ये होता है हमारा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक हम अपनी समीकरण से देखेंगे। द्विघात समीकरण जो हमारी है ये वाली है, और इसमें x का गुणांक मतलब x के पास गुणा में क्या है? तो b है। तो ये हो जाएगा, चलिए यहाँ पर लिखते हैं मूलों का योगफल। मूल हमने अल्फा और बीटा माने हैं, योगफल का मतलब इनका जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक यहाँ से देखिए क्या है? b है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। एक्स स्क्वायर के पास गुणा में क्या लिखा है? a लिखा है। तो इस तरह से ये हमारा फार्मूला लिखा जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या होता है? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल तो ये होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर से हम अपनी द्विघात समीकरण में देखेंगे तो यहाँ अचर पद, यहाँ जिसमें x ना हो, x से जो रहित हो, तो ये क्या है हमारा अचर पद? देखिए इसमें द्विघात समीकरण में c, तो c हमारा अचर पद है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है? मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद तो हमारा c हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? a हो गया। तो इस तरह से ये फार्मूला नंबर हमारा दूसरा तैयार हो गया। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हम इस तरह से लिखेंगे c/a। अब देखिए एक फार्मूला और होता है नंबर 3 पर। यदि मूल ज्ञात हो, मतलब ये अगर हमें मूल दे रखे हों तब हमसे कहा जाता है कि द्विघात समीकरण बनाइए। तो द्विघात समीकरण क्या होगी? तो द्विघात समीकरण बराबर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू
बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हमारी होगी। तो एक फार्मूला हमारा ये हो गया। अब हम बात करते हैं मूलों की प्रकृति की, जो कि सवाल नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है। तो मूलों की प्रकृति, यानी देखिए मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालेंगे, मतलब मूल किस प्रकार के हैं, किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम विविक्तकर निकालते हैं। देखिए विविक्तकर, इसको हम d से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। अब देखिए मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालेंगे। यदि नंबर 1, यदि d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान प्लस में निकल के आए, मतलब d बराबर प्लस में कोई गिनती निकल के आए, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इस तरह से, तब मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। यहां लिखेंगे तब मूल वास्तविक व अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, यानी वास्तविक व असमान, इस तरह से भी लिख सकते हैं, होते हैं। सेकंड देखिए क्या है, यदि d इक्वल टू 0, यानी विविक्तकर जो हम निकालेंगे उसका मान 0 आ जाए, तब दोनों मूल वास्तविक व समान होते हैं। समान का मतलब बराबर, समान होते हैं। अब देखिए नंबर 3, यदि d इज लेस देन 0, मतलब d का मान जो है वो 0 से कम निकल के आए, मतलब माइनस में निकल के आए, d बराबर निगेटिव, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरह से हमारा d निकल के आए, तब मूल काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक होते हैं मतलब होते ही नहीं, बस कल्पना कर ली जाती है, काल्पनिक होते हैं। तो इस तरह से हम मूलों की प्रकृति अपनी ज्ञात करेंगे। तो अब हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 1। देखिए अब ये हमारा सवाल नंबर 1 है। तो क्या है ये, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें पहले तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम हल करेंगे। तो हम ये अपना पहला भाग हल करते हैं। तो ये हमें दे रखा है 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो 2x² - 3x + 5 बराबर 0। अब हम इसकी तुलना करेंगे अपने व्यापक द्विघात समीकरण से। तो व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। इससे तुलना करेंगे, इससे तुलना करने पर तुलना किसकी होती है, x के गुणांकों और अचर पद की तुलना होती है। तो x² का गुणांक यहाँ a है, ऊपर x² का गुणांक 2 है, यानी a की जगह पर ऊपर क्या है, 2 है, x को छोड़कर, x² को छोड़कर, तो a बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से इसमें देखिए x का गुणांक यहाँ पर b है, और ऊपर x का गुणांक क्या है, -3 है, तो x बराबर -3। और यहाँ देखिए अचर पद c है, ऊपर अचर पद क्या है, 5 है, तो c बराबर क्या हो गया, 5। अब मूलों की प्रकृति हमें निकालना है, तो हमें विविक्तकर ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं, चूंकि विविक्तकर, और विविक्तकर का फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो b देखिए हमारा कितना है, b है हमारा, सॉरी यहाँ पर हम b लिखेंगे, ये x का गुणांक क्या है, b, और यहाँ x का गुणांक कितना है, -3, तो b बराबर क्या हो गया, -3। तो अब देखते हैं, तो d बराबर ये क्या है, b², तो b क्या है, -3, -3² -4 × a क्या है, 2, और c कितना है, ये हमारा 5 है।
तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। अब 40 में से अगर माइनस के 40 में से प्लस के 9 हम माइनस करेंगे तो ये माइनस के 31 आएंगे, यानी निगेटिव आंसर आया है हमारा। तो ऐसे में मूल कैसे होते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि d इज लेस देन 0, मतलब d का मान 0 से कम हो, जितने भी माइनस की गिनतियां होती हैं वो 0 से कम होती हैं। d का मान अगर माइनस में निकल के आए तब मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो यहां लिख देंगे अतः मूल काल्पनिक है। काल्पनिक है मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो बस इतना ही हमसे पूछा है। सेकेंड पार्ट में क्या है देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसका क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसको भी हम हल करते हैं। अब सेकेंड पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x और प्लस 4 बराबर 0। इसकी भी हम तुलना किससे करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ a है, ऊपर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 3, तो a बराबर क्या हो गया हमारा 3, a की यहाँ पर ऊपर 3 है और यहाँ एक्स गुणांक क्या है b, ऊपर एक्स गुणांक कितना है माइनस 4 अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 लिखा है भाई। तो b बराबर हमारा हो गया माइनस का 4 अंडर रूट 3 और यहाँ अचर पद c है, ऊपर अचर पद क्या है 4, तो c बराबर कितना हो गया 4। अब हम विविक्त कर निकालेंगे। तो चूंकि लिखेंगे विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है माइनस का 4 अंडर रूट 3। अब b के ऊपर क्या है स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर भी हम लगाएंगे। तो माइनस का 4 गुणा a क्या है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4। तो इस तरह से, तो देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और स्क्वायर से ये अंडर रूट हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, माइनस ये इनकी सबकी गुणा कर लीजिए। तो 4 तियाँ 12, 12 चौक 48 और ये 16 तियाँ भी कितने हो गए 48। तो 48 में से 48 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। 0 आने का मतलब क्या है, मूलों की प्रकृति मैंने बताई थी, अगर 0 आ जाए तब दोनों मूल कैसे होते हैं, वास्तविक व समान होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल वास्तविक व समान है। अब आपको ये दोनों मूल ज्ञात भी करने हैं, क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो मूल वास्तविक हैं, इसका मतलब मूल हैं, तो उन्हें हमें ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात कैसे करेंगे, इसके लिए हम श्रीधराचार्य फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए आगे हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लिखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। ये एक सूत्र होता है, कोई भी द्विघात समीकरण इस सूत्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, उसके दोनों मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए ये फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारा फार्मूला होता है धराचार इक्वेशन का। तो यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है भाई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को d कहा जाता है। तो हम यहाँ इसकी जहाँ पर अंडर रूट डी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जहाँ पर जैसे ये है, तो और बटे में ये 2a ही रहेगा हमारा। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखिए किस तरह से हम इसको हल करेंगे। देखिए x बराबर माइनस बी, अब देखिए b हमारा कितना था, तो सवाल में हमने b कितना निकाला है माइनस 4 अंडर रूट 3, माइनस 4 अंडर रूट 3। इस तरह से हम लिखेंगे,
ये माइनस हमारा ये फार्मूले वाला है और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो हमने ये लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब देखिए अंडर रूट डी, अब d का मान हमने कितना निकाला है, देखिए d का मान हमने क्या निकाला, 0 निकाला, तो हम d के यहाँ क्या रख देंगे 0 और बटे में 2a, तो 2 और a हमारा कितना है, a हमारा 3 है। देखिए यहाँ पर a बराबर कितना है 3 है, तो a के यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं, तो x बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और ये 4 अंडर रूट 3, ये तो प्लस माइनस 0 अंडर रूट 0 का मतलब 0 ही होगा, तो इधर वाला हिस्सा हमारा 0 हो गया प्लस माइनस के बाद वाला। तो अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम केवल इतना लेते हैं, और 2 तियाँ ये कितने हो गए 6। तो अब देखिए अब हम इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। तो अब देखिए x बराबर 2 अंडर रूट 3 बटे 3। अब देखिए इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, क्योंकि अंडर रूट 3 के गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो x बराबर 2 अंडर रूट 3, और यहाँ हमने इस 3 की जहाँ लिख दिया अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो 1 अंडर रूट 3 से 1 अंडर रूट 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3। तो एक मूल हमारा इतना आया। अब चूंकि दोनों मूल कैसे थे, वास्तविक व समान है, इसलिए दूसरा मूल भी इतना ही होगा, तो लिख देते हैं अतः मूल x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 कामा 2 बटे अंडर रूट 3, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए प्रश्न का हमारा तीसरा भाग क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसकी भी हम तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए यहाँ a की जहाँ पर ऊपर क्या है 2, तो हम लिखेंगे a बराबर 2, और यहाँ पर b की जहाँ पर ऊपर क्या है माइनस का 6, तो b बराबर माइनस 6, और c बराबर कितना है 3, तो c बराबर 3। देखिए x को छोड़कर, x स्क्वायर और x को छोड़कर जो भी हो उसे बराबर कर दीजिए। तो x स्क्वायर को अगर हम छोड़ दें तो a बराबर 2 यहाँ पर हो गया, और इस x को छोड़ दें तो b बराबर कितना हो गया -6, और अचर पद की जहाँ पर ऊपर क्या है 3, तो c बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो अब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो विविक्त कर हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं विविक्त कर, और विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम मान रख देते हैं, तो b का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर गुणा 4 गुणा -4 गुणा a क्या है 2 है हमारा, और c का मान कितना है 3, तो हम यहाँ 3 लिख देते हैं। तो माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अब हम इन सब की गुणा कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। ये हम घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 12 आया। और ये हमारा जो है पॉजिटिव है, यानी कि ये हमारा 0 से बड़ा है। तो अतः मूल, पहली वाली कंडीशन हमारी बनेगी, अतः मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। अब हम इन मूलों को ज्ञात करते हैं, और उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, धराचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं श्री धराचार्य सूत्र द्वारा। तो ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। तो मान रखते हैं, तो x बराबर माइनस का b, देखिए b हमारा कितना है माइनस का 6, एक माइनस ये वाला है, और b भी हमारा किस में है माइनस में है, माइनस का 6, तो प्लस माइनस d। अब देखिए d हमने कितना निकाला है, तो d का मान हमारा निकल के आया है 12, तो हम यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट डी की जहाँ पे 12 बटे 2 इंटू, और a हमारा कितना है 2, a की जहाँ पर क्या है 2, तो ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो अब इसको हम हल करते हैं, तो x बराबर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 6,
और प्लस माइनस ये 12 को अगर हम तोड़ लें तो 4 गुणा 3, 4 तियाँ 12 बटे 2 दूनी 4। तो x बराबर 6 प्लस माइनस देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है 2, और √3 हम ऐसे ही लिख देंगे बटे में 4। तो x बराबर यहाँ से देखिए 2 हमें कॉमन मिल रहा है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो 2 से ये 6 कितनी बार में कटेंगे, 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और 2 से 6 जो है हमारा 3 बार में कटेंगे। तो 2 तियाँ 6 प्लस माइनस ये √3 ऐसे लिखा जाएगा और बटे में 4, 2 दूनी 4, इस तरह से हमने इसको काट दिया। तो x बराबर कितना आया 3 प्लस माइनस √3 बटे 2। अब देखिए एक बार हम यहाँ पर प्लस चिन्ह है और माइनस दोनों चिन्ह हैं, तो बारी बारी से हम दोनों चिन्हों को अलग अलग ले लेते हैं। तो एक बार हम लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर 3 प्लस ये जो प्लस माइनस है इसमें हमने प्लस चिन्ह लिया √3 बटे 2। तो एक मूल तो हमारा ये निकल के आएगा, दूसरा मूल हमारा माइनस चिन्ह लेने पर आएगा। तो माइनस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 3 और ये प्लस माइनस में से हम माइनस ले रहे हैं √3 बटे 2। तो दूसरा मूल हमारा ये निकल के आएगा। तो ये हमारे आंसर हो गए। देखते हैं प्रश्न संख्या 2, और प्रश्न संख्या 2 के भी 2 भाग हमें दे रखे हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 हमसे क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, देखिए इसको हम हल करते हैं। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा सवाल है और इसके भी व्यापक इस द्विघात समीकरण से हम तुलना करेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इस तरह से हम लिखेंगे तुलना करने पर। तो तुलना करना अब आप सीख ही गए होंगे। तो a बराबर क्या हो गया 2 और b बराबर कितना हो गया k, तो b बराबर k और c बराबर कितना है 3। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, हमें k का मान ज्ञात करना है और उसके 2 बराबर मूल हों। तो मूल बराबर होने की कंडीशन क्या होती है, लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि देखिए यहां पर अब हम कंडीशन लगाएंगे। समीकरण के मूल कब बराबर होते हैं, जब d जो होता है 0 के बराबर होता है, d बराबर 0। अब d क्या होता है, d होता है b² माइनस 4ac और बराबर में 0। तो अब हम मान रख देते हैं। तो b कितना है, b का मान है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, a है हमारा 2 और c है हमारा 3, तो बराबर में 0। तो k² माइनस इन सब की गुणा हम कर लेंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24 बराबर में 0। तो k का मान हमें निकालना है, तो ये k² हम यहीं रखेंगे और ये माइनस का 24 दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब k बराबर देखिए स्क्वायर इधर एक तरफ से हटाते हैं तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगता है और अंडर रूट प्लस माइनस में होता है। तो k बराबर प्लस माइनस, अब देखिए 24 है ये, तो 24 का वर्गमूल हमें निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3। भाई वर्गमूल में क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो इस जोड़े में से हम एक 2 ले लेंगे और ये जो हमारे बच्चे हैं जिनके जोड़े नहीं बने, इनको हम अंडर रूट में ही लिखा रहने देंगे। तो ये 2 हम बाहर निकालेंगे अंडर रूट से और अंडर रूट के अंदर ये 2 गुणा 3 लिखेंगे, यानी 2 तियाँ 6 लिखेंगे अंडर रूट के अंदर हम। तो इस तरह से ये हमारा k की वैल्यू आ गई, ये हमारा आंसर हो गया k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 2 का ये दूसरा भाग। तो ये क्या है, kx और फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 और प्लस का 6 बराबर 0।
तो ये देखिए अभी ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि x की घात कहीं पर हमें 2 दिखाई नहीं दे रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में लेकर आएंगे। उसके लिए हमें kx की अंदर गुणा करनी पड़ेगी। तो kx की x से करेंगे तो k तो ऐसे ही लिख दीजिए, और x की x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। फिर kx की गुणा 2 से करेंगे तो 2kx, और प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए ये द्विघात समीकरण हमारा हो गया। तो अब हम इसकी व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना कर देंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो देखिए एक्स स्क्वायर को छोड़कर उसका गुणांक क्या है a, और ऊपर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है k। तो a बराबर कितना आएगा हमारा k, यहाँ x को छोड़कर क्या है b, और यहाँ x को छोड़कर क्या है -2k। तो b बराबर हम लिखेंगे -2k, और यहाँ c है अचर पद और ऊपर अचर पद क्या है 6, तो c बराबर हो गया 6। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि विविक्तकर हमारा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। यह कंडीशन आपको बताई थी। तो अब देखिए b हमारा क्या है, माइनस का 2k है, तो माइनस का 2k का होल स्क्वायर -4 गुणा a क्या है, a है हमारा k, और गुणा c हमारा कितना है 6 है, और बराबर में क्या है 0। तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर 4, और k के ऊपर स्क्वायर आप ऐसे ही लगा देंगे, ये वाला स्क्वायर k के ऊपर लगेगा। और माइनस यहाँ देखिए 4 और 6 के गुणा 4 छंग 24, और ये k बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो 4k कॉमन मिल रहा है हमें, 4k। देखिए ये 4 बाहर निकल आया, यहाँ k स्क्वायर है, यानी k यहाँ पर कितने हैं 2 हैं, तो एक k हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर एक k ही यहाँ पर बचेगा। माइनस 4 से 24 कितनी बार में कटेंगे, तो 6 बार में कटेंगे, 4 छंग 24, और ये k तो हमने बाहर ही ले लिया है, बराबर में 0। अब इन दोनों को, ये दोनों अलग अलग पद हैं, अब हम इनको अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। तो 4k बराबर 0 या k माइनस 6 बराबर 0। ये 4 हमारा k के साथ गुणा में है, और गुणा का मतलब ये बटे में आएगा, 0 के बटे में आएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। और यहाँ से k का मान हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ से तो 0 आया, लेकिन यहाँ से k की वैल्यू हमारी क्या आई, 6 निकल के आई। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, k बराबर 6। तो लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 3 हमारे क्या है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ये संभव है, तो हम इसको हल करके देखते हैं। देखिए मान लिया आम की बगिया जो है वो इस टाइप से है। इन्होंने कहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, ये हम लंबाई मान लेते हैं और ये मान लेते हैं चौड़ाई। और लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है, यानी पहले हमें चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो ये चौड़ाई हम x मान लें, तो लंबाई इसकी डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है, तो 2x हो जाएगी। तो ये हमारी लंबाई हो गई 2x मीटर, और ये चौड़ाई हो गई x मीटर। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर, माना बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा लंबाई, लंबाई बराबर 2x मीटर। अब इन्होंने कहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ लिखते हैं बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहाँ लिख देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। देखिए लंबाई हमारी क्या है, तो लंबाई हमारी है 2x, तो लंबाई की जगह हम लिखेंगे 2x, और चौड़ाई हमारी कितने है, चौड़ाई हमने x ली है तो x लिखेंगे, और बराबर में 800।
तो देखिए 2 से हम इस 800 को काट सकते हैं, तो 2 चौक 8 0 0, एक्स और एक्स की गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर में कितना आएगा 400, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आएगा, तो एक्स बराबर अंडर रूट 400, यानी एक्स बराबर कितना आएगा 400 का वर्गमूल, अंडर रूट का मतलब कितना हो, क्या हुआ वर्गमूल, और 400 को वर्गमूल क्या होता है 20 होता है, यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी निकल के आई 20 मीटर निकल के आई। ये जो चौड़ाई है ये हमारी कितनी है 20, तो लंबाई हमारी कितनी होनी चाहिए इसकी डबल, यानी कि इसकी दुगनी, तो 40 होनी चाहिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो यानी कि हमारा बगिया बनाना जो है वो संभव है जिस तरह से उन्होंने कहा है। तो हम लिखते हैं बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर तथा लंबाई जो है वो हमने 2x यानी इसके डबल है, दुगनी है, तो 2 गुणा x का मान कितना है, तो x का मान हमारा 20 निकल के आया, तो 20 दूनी कितने हो गए 40 मीटर। तो बगिया बनाना संभव है जिसकी चौड़ाई जो है वो 20 है और लंबाई कितनी है 40, मतलब डबल है लंबाई चौड़ाई से। तो लिख देंगे अतः बगिया बनाना संभव है। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो अब हमें ये लगाना है, हल करना है। तो देखिए किस तरह से हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ हमें दे रखा है चूंकि 2 मित्रों की आयु का योग, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, 20 वर्ष। 2 मित्र हैं जिनकी टोटल दोनों की आयु मिलाकर कितने वर्ष हो जाती है 20 वर्ष हो जाती है। तो मान लेते हैं, माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष। अब देखिए 2 मित्र हैं, दोनों की उम्र जो है टोटल 20 वर्ष है, 20 में से एक मित्र की आयु हमने x मान ली, तो दूसरे की आयु क्या हो जाएगी, हम 20 में से x को घटा देंगे तो ये दूसरे की आयु हो जाएगी। तो लिख देते हैं तथा दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस x वर्ष। अब सवाल क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहां लिखते हैं 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल बराबर 48 वर्ष। तो देखिए ये पहला मित्र है जिसकी उम्र कितनी है x वर्ष है, 4 वर्ष पहले इसकी आयु क्या रही होगी, तो इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे, तो यानी कि x माइनस 4 वर्ष, ये पहले मित्र की आयु हो जाएगी 4 साल पहले। इसी तरह से दूसरे मित्र की आयु क्या है 20 माइनस x है, तो 20 माइनस x 4 साल पहले अगर की बात की जाए तो इसमें से भी 4 हम माइनस कर देंगे, तो बराबर में 48। तो अब देखिए x माइनस 4 और 20 में से 4 गए तो 16 माइनस x बराबर में 48। अब इनकी हम आपस में गुणा कर लेते हैं, तो x की हम 16 से गुणा करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा 16x। फिर x की हम माइनस x से गुणा करेंगे तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस की गुणा, पहले माइनस हम लगाएंगे और फिर हम x और x की गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर, माइनस 4 की प्लस के 16 से गुणा करेंगे तो पहले माइनस प्लस की गुणा माइनस, और 16 चौक 64,
और -4 की -x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 4x की x से गुणा 4x हो गई हमारी, और बराबर में क्या हो गया, 48 हो गया। तो अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर हम लिख लेते हैं आगे, इसके बाद हम लिखेंगे x, तो यहाँ 16x प्लस का है और प्लस का 4x है, तो इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो 16 और 4 प्लस का 20x, और ये माइनस का 64, इधर वाला 48 भी हम इधर ही ले आते हैं, तो ये माइनस का 48 हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, आगे इसको हल करते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 20x, और ये माइनस के 64 और 48 दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ेंगे, तो 8 4 12 के 2 और 6 4 10 और 1 11 बराबर में 0। देखिए आगे वाली संख्या काहे में है, माइनस की है, और ये होनी चाहिए प्लस की, तो हम माइनस से भाग दे देते हैं। माइनस से भाग देने पर क्या होगा, चिन्ह हमारे बदल जाएंगे, तो यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 20x हो जाएगा, ये प्लस के 112 हो जाएंगे और बराबर में 0। अब हम इसको हल करेंगे, तो इसको हल करना संभव है या नहीं, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, विविक्त कर निकाल कर देख लेते हैं। हम विविक्त कर निकालेंगे क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, सवाल कह रहा है। तो पहले हम इसके गुणनखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए क्या है, इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं, तो इसके लिए हम विविक्त कर निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहले इसकी व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो a बराबर ऊपर क्या है 1, जब कुछ नहीं दे रखा हो तो क्या होगा 1 होगा। यहाँ b है और यहाँ b के जहाँ ऊपर क्या है माइनस का 20, और c बराबर ऊपर क्या है 112। तो विविक्त कर हम निकालेंगे, तो लिखेंगे विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, माइनस का 20 है, तो माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a क्या है 1, और c का मान है 112। तो 20 का स्क्वायर हमारा हो गया 400, माइनस का प्लस हो जाएगा, और माइनस 4 एकम 4, और 4 की 112 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो प्लस के 400 माइनस के 448 हैं, तो हमारा माइनस का 48 निकल के आएगा, और ये निगेटिव में निकल के आया। अतः मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी ये स्थिति हमारी संभव नहीं है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि d जो है ये 0 से कम निकल के आया, जितनी भी माइनस की संख्याएं होती हैं वो 0 से कम होती हैं, तो d इज लेस देन 0, अतः मूल काल्पनिक है। अर्थात प्रश्न में दी गई स्थिति संभव नहीं है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या है, और ये इस एक्सरसाइज 4.3 का सबसे अंतिम प्रश्न है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम हल करते हैं। इसमें हमें पार्क का परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर।
हमने मान लिया पार्क की लंबाई क्या है, x मीटर है। अब देखिए हमें यहाँ परिमाप भी दे रखा है, मतलब इस तरह से मान लीजिए कि ये कोई पार्क है और इसकी लंबाई ये कितनी है, x, तो ऊपर भी x होगी, और ये चौड़ाई हम मान लेते हैं y, तो इधर वाली चौड़ाई भी y होगी। तो लिखते हैं पार्क का परिमाप 80 मीटर, ये हमें 80 मीटर दे रखा है। अब परिमाप होता क्या है ये आप जान लीजिए। परिमाप का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ लंबाई कितनी है, 2 है, 2x है, तो 2x, और चौड़ाई कितनी है, 2y, यानी चारों भुजाओं का टोटल क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है 2x प्लस 2y, और 2 हम हो गया हमारा कॉमन, तो इस तरह से x प्लस वाई, ये परिमाप का हमारा फार्मूला बन जाता है, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप का फार्मूला क्या हुआ, 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर। तो देखिए 2 से हम ये 80 को काट सकते हैं, 2 2 चौक 8 0। तो लंबाई देखिए, लंबाई हमने x मान ली है, लंबाई की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x, और प्लस चौड़ाई हमें अभी नहीं पता है, तो चौड़ाई को हम चौड़ाई ही लिखा रहने देते हैं, और बराबर में 40। ये सब समझाने के लिए था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम यहाँ से चौड़ाई निकालें तो चौड़ाई बराबर 40, और ये x जो है वो हमारा प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, यानी चौड़ाई क्या हो जाएगी, 40 माइनस x मीटर। ठीक, तो लंबाई चौड़ाई हमने निकाल ली है। अब प्रश्न हमसे क्या कह रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल क्या है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना है, तो ये हमारा है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल किसे कहते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई को। क्षेत्रफल का मतलब क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई हमने x मानी थी, और चौड़ाई हमने 40 माइनस एक्स निकाली है, तो चौड़ाई के नीचे चौड़ाई लिख दीजिए 40 माइनस एक्स बराबर में 400। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो x के अंदर गुणा करेंगे, तो x की 40 से गुणा, 40x माइनस एक्स की x से गुणा, तो x का स्क्वायर, और ये 400 हम इधर ही ले आते हैं, तो माइनस का 400 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर को हम आगे लिखते हैं, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको आगे लिखेंगे। इसके बाद हम x लिखेंगे, तो यहाँ 40x है प्लस का, और माइनस के 400 बराबर 0। तो आगे वाली संख्या अगर हमारी माइनस की हो तो आप चिन्ह बदल दीजिएगा, तो जहाँ माइनस हो उसको प्लस, और जहाँ प्लस हो वहाँ माइनस हम कर देंगे बराबर में 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण हमारी बन गई, तो आप इसको धराचार इक्वेशन से भी हल कर सकते हैं, और या फिर हम इसके गुणनखंड विधि से भी इसको हम हल कर सकते हैं। हमसे ये पूछ रहे हैं कि क्या पार्क को बनाना संभव है या नहीं, तो आपको बिना हल किए पहले इसको ये बताना है कि ये स्थिति संभव है या नहीं। तो उसके लिए हमें विविक्तकर निकालने पड़ेंगे। विविक्तकर, ठीक है, विविक्तकर में अगर हमारा मूल वास्तविक आ जाते हैं तो निम्न स्थिति संभव है। तो विविक्तकर निकालने से पहले हम इसकी व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर लिख लीजिएगा। तो a की जहाँ पर ऊपर क्या है, एक, कुछ नहीं तो एक दे रखा है, एक, और x को छोड़कर यहाँ b, x को छोड़कर यहाँ माइनस का 40, तो b बराबर माइनस का 40, और यहाँ c, और ऊपर c की जहाँ कितना है 400, तो c बराबर हमारा कितना हो गया, 400 हो गया। अब हम इसको हल करते हैं, मतलब विविक्तकर निकालते हैं। तो देखिए विविक्तकर क्या होता है, d बराबर
बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू हमारा बी क्या है, हमारा बी है माइनस का 40, माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 और सी क्या है 400। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 40 की 40 से गुणा यानी 40 का स्क्वायर 1600, माइनस यहाँ पर भी 4 चौक 16, तो ये 1600 हमारा ये भी आया। 1600 में से 1600 घटाएंगे तो 0, यानी डी बराबर क्या निकल के आया 0। इसका मतलब ये है कि मूल हमारे कैसे हैं, वास्तविक हैं और समान हैं। तुम लिखेंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। तो अब हम इन मूलों को ज्ञात भी करते हैं, मतलब x का मान हम अपना निकालेंगे। अब तो देखिए हम किस तरह से तो धराचार इक्वेशन का यहाँ पर प्रयोग हम करते हैं। तो लिखेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। तो x बराबर माइनस b का मान हमारे पास कितना है, तो b है हमारा माइनस का 40, तो एक माइनस ये और एक माइनस का 40 मिलके हो जाएंगे प्लस का 40, प्लस माइनस d हमारा देखिए कितना निकल के आया है, 0 निकल के आया है, और बटे में 2 इंटू ए हमारा कितना है 1 है। ए का मान हमारा क्या है 1 है, तो हमने यहाँ 1 रख दिया। तो यहाँ से अब देखते हैं तो x इक्वल टू 40 बटे 2। देखिए ये तो 0 है, इसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, तो 2 दूनी 4 और ये 0, तो यानी x का मान कितना निकल के आया 20 निकल के आया। यानी कि पार्क की लंबाई जो है वो कितनी होगी 20 मीटर होगी। तो यहाँ लिखते हैं अतः पार्क की लंबाई जो कि हमने x मानी थी ये कितनी होगी 20 मीटर की होगी। और पार्क की चौड़ाई क्या होगी, तो पार्क की चौड़ाई हमने निकाली थी 40 माइनस एक्स। अब 40 माइनस एक्स हमारा 20 निकल के आया है, तो 40 में से अगर हम 20 माइनस करेंगे तो 20 मीटर, यानी पार्क बनाना संभव है। और पार्क की लंबाई भी 20 मीटर रहेगी और चौड़ाई भी 20 मीटर रहेगी। तो हम लिख देते हैं ऐसा पार्क बनाना संभव है, लिख लेंगे अतः पार्क बनाना संभव है जिसकी लंबाई बराबर 20 मीटर व चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो ये रहा हमारा आंसर। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की वीडियो में आप जो कमेंट करेंगे अगर आपके नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा अगले वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।